हेलो दोस्तों, दिस इज अशोक जांगेड़ और स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इंग्लिश विद अशोक जांगेड़ सर में। दोस्तों, आज हम वॉइस पार्ट 5 लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, इससे पहले वाले पार्ट्स जो हैं, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, उसमें हमने जहां पर एक्टिव वॉइस का जो पैसिव वॉइस तैयार किया था, तो ध्यान दें, हमने वहां पर पैसिव वॉइस बनाते समय क्या किया था, पैसिव वॉइस के एंड में बाई प्लस एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के इसमें ढाल करके लिखा था, जिसको अपन ने अलग से नाम भी दिया था। आपको याद आ गया होगा, बाई प्लस एजेंट। ठीक है, बाई प्लस एजेंट हमने नाम दिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या हमेशा बाई का ही प्रयोग करते हैं? यस, क्या आप हमेशा बाई का ही प्रयोग करते हैं प्रेपोजिशन के रूप में पैसिव वॉइस में? नहीं, हम बाई के अलावा टू, इन, एट या विद जैसे शब्द जो हैं, इनका प्रयोग भी यहां पर करते हैं। ठीक है, लेकिन कब करते हैं, तो उसके जवाब के रूप में आपको यह पता चलेगा कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, उनका प्रयोग यदि एक्टिव वॉइस में हुआ हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात बाई प्लस एजेंट में यहां पर जो आप बाई यूज करते हैं, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। वहां पर आप उस वर्ब के अकॉर्डिंग वहां पर टू, इन, एट या विद या अबाउट इस प्रकार की प्रेपोजिशंस का प्रयोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे जानते हैं कि वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके साथ में हम बाई के अलावा कुछ अन्य प्रेपोजिशंस को काम में लेते हैं। तो देखते हैं, देखिएगा, हम यदि पैसिव वॉइस में, मैं वर्ब कौन सी लिखना हो, पैसिव वॉइस में प्रयुक्त होने वाली, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल्स, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में मैं यहां पर इन्हें लिखूंगा। ओके, मान लीजिए नॉन शब्द आ जाए या मैरिड शब्द आ जाए, तो आप क्या करेंगे, इनके साथ में प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। याद कर लीजिए दोस्तों, इनके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? यस बोलिएगा, किसका प्रयोग करेंगे? यस, टू का प्रयोग करेंगे। किसका नहीं करेंगे? बिल्कुल, किसका नहीं करने वाले आप यहां पर बाई का प्रयोग नहीं करने वाले हैं, टू का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए वर्ब के रूप में दे दिया गया हो इंटरेस्टेड, कंटेन्ड, इन शब्दों को आप लिखते जाइए, अपनी नोटबुक में जरूर लिखिए। एम्बॉडीड या एनगल्फ्ड जैसे शब्द आगे हों तो फिर आप यहां पर प्रेपोजिशन के रूप में बाई नहीं बल्कि किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। ध्यान दे लेंगे, किसका प्रयोग करने वाले आप? इन का प्रयोग यहां पर करने वाले हैं। समझ गए? इसके अलावा मान लीजिए वर्ब के रूप में दे दिया गया हो सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, स्टार्टल्ड, अलार्म्ड या शॉक्ड जैसे शब्द दिए गए हों, तो आप यहां पर यूज करेंगे एट। किसको काम में लेंगे आप? एट को काम में लेंगे। इसके अलावा आप अनॉइड शब्द जो है उसको भी यहां पर रखते हैं। अनॉइड शब्द का अर्थ होता है नाराज होना। दोस्तों, क्या अर्थ होता है? अनॉइड का अर्थ होता है नाराज होना। ठीक है, लेकिन जब हम किसी बात पर नाराज होते हैं, किस पर नाराज होते हैं? किसी बात पर नाराज होते हैं, तो आप क्या करते हैं? प्रेपोजिशन एट के साथ साथ आप चाहें तो अबाउट का प्रयोग भी कर सकते हैं। प्रेपोजिशंस एट के अलावा किसका प्रयोग कर सकते हैं? अबाउट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ज्यादातर बुक्स में लगभग एट ही दिया होता है, जो कि पूर्णतः सही नहीं है। ठीक है, एट के अलावा आप चाहें तो किसका प्रयोग कर सकते हैं? अबाउट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इसके अलावा यदि वाक्य में वर्ब के रूप में दिया गया प्लीज्ड, प्रसन्न होना, इसका ऑपोजिट
डिस्प्लीज्ड या दिया गया हो सेटिस्फाइड, इसका ऑपोजिट डिससेटिस्फाइड, thronged, charmed, crammed, crowded। यदि इस प्रकार की वर्ब्स दे रखी हो तो प्रेपोजिशन के रूप में आपको लगाना है विद। क्या लगाना है जी? विद का प्रयोग करना है। एक बार फिर से देख लीजिए वर्ब कौन कौन सी हैं। वर्ब के रूप में प्लीज दे रखा है, डिसप्लीज्ड भी दे रखा है, इसके अलावा सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड दे रखा है, और क्रैम्ड, क्राउडेड, थ्रॉन्ग्ड और चार्म्ड दे रखा है। यहां पर आप एक वर्ब और भी ले सकते हैं, वैक्स्ड। वैक्स्ड यदि इसका प्रयोग व्यक्ति के संदर्भ में हुआ हो तो आप प्रेपोजिशन कौन से लेंगे? विद लेंगे। प्रेपोजिशन कौन से लेंगे? विद लेंगे। किसके संदर्भ में होने पर? सिर्फ व्यक्ति के संदर्भ में होने पर ही इसका प्रयोग करना है। लेकिन यदि वस्तु के संदर्भ में इसका प्रयोग हुआ हो, ध्यान देंगे, वैक्स्ड का प्रयोग वस्तु के यदि संदर्भ में हुआ हो तो फिर आप एट या बाई को यहां पर काम में लेंगे। इसका मतलब somebody अर्थात व्यक्ति के लिए, समथिंग अर्थात वस्तु के संदर्भ में। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा जरूर से। अभी अपन इन पर आधारित कुछ सेंटेंसेस भी अपन देखने वाले हैं। ठीक है, जरूर से आप इनको नोट कीजिएगा। ठीक, चलिए वाक्य देखते हैं। पहला सेंटेंस देखिएगा, आई नो यू। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। आई आपका सब्जेक्ट हो गया, नो वर्ब है, यू आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को इधर लेकर के आइए, यू। ठीक है, नो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बी की फर्स्ट फॉर्म आप लेकर के आइए। अर्थात क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? इज, एम तथा आर का प्रयोग करेंगे। और यू के साथ आप हमेशा ही किसका प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। तो यू आर वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल को यूज कीजिए, नो, न्यू तथा नॉन। तो नॉन लिखेंगे, यू आर नॉन। अब यहां पर आप टू लगाएंगे, न कि बाई। यदि आपने बाई लगा दिया तो वाक्य क्या हो जाएगा? गलत। तो टू सब्जेक्ट की केस लिखिए, आई का मी हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है? दूसरा आप सेंटेंस देखिएगा, जैसे फिल्म, म्यूजिक, इंटरेस्ट एवरीवन। कि फिल्म, संगीत जो है वो सभी को क्या लगता है? अच्छा लगता है। क्या लगता है? सभी को अच्छा लगता है। ओके दोस्तों, फिल्म, म्यूजिक, इंटरेस्ट एवरीवन सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। एवरीवन को आप इधर लेकर के आइए, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के तौर पे लिखिए आप इसे। क्या लिखेंगे? एवरीवन। इंटरेस्ट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बी का फर्स्ट फॉर्म अर्थात इज, एम, आर लेकर के आइए। एवरीवन के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अपन पढ़ करके गए थे, काफी अच्छे से विस्तार से अपन इसको समझा था। तो एवरीवन के साथ आप क्या लिखेंगे? इज एवरीवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, इज इंटरेस्टेड। अब आप इन लगाएंगे और फिर लिखेंगे फिल्म, म्यूजिक। एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन फिल्म, म्यूजिक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर आप बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर प्रयोग करेंगे किसका? इनका। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और देखिए। आमिर embodies all the
बेस्ट क्वालिटीज ऑफ अ यहां से इस शब्द को मैं रिमूव कर रहा हूं। ओके, चलिए, आमिर एम्बॉडीज ऑल द क्वालिटीज ऑफ ए गुड एक्टर, अर्थात आमिर खान में एक बेहतरीन अदाकार होने के तमाम गुण क्या हैं, मौजूद हैं। ठीक है, वाक्य में आमिर सब्जेक्ट है, एम्बॉडीज वर्ब है, ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ गुड एक्टर ये आपका ऑब्जेक्ट है, जो अभी पैसिव वॉइस में जाके क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आप इसको इधर लेकर के आइए। ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ गुड एक्टर, ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ गुड एक्टर। अब आप वर्ब को देखिए, वर्ब क्या है, एम्बॉडीज, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगा हुआ है, तो आप बी की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आइए, एस एम आर लेकर के आइए, सब्जेक्ट को देखिए सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अनुसार आप वर्ब का चयन कीजिए। तो चेक कीजिए, ऑल द क्वालिटीज ऑफ ए गुड एक्टर। अब आपको लग रहा हो यार इतना बड़ा सब्जेक्ट दे दिया, इतने सारे शब्द आगे सब्जेक्ट में, मैं इसको क्या मानूं, सिंगुलर मानूं, प्लूरल मानूं? तो भैया घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यदि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या करें आप सब्जेक्ट की शुरुआत से इधर से चलें और आपको जो भी फर्स्ट प्रेपरेशन मिले, क्या मिले, फर्स्ट प्रेपरेशन, तो चलते हैं ऑल द क्वालिटीज ऑफ, इससे पहले क्या दे रखा है, जो भी नाउन आया है वही आपका रियल सब्जेक्ट है। तो क्वालिटीज शब्द जो है एक प्लूरल नाउन है, इसलिए वर्ब भी कैसे लगेगी आपके यहां, प्लूरल की लगेगी, अर्थात आप क्या लिखोगे, आर। अब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिएगा, अर्थात एम्बॉडीड, एम्बॉडीड। अब इन लिखेंगे बजाय किसके, बाई के, इन आमिर। ओके, ये रहा आपका पैसिव वॉइस बनकर के तैयार हो गया, अर्थात ऑल द क्वालिटीज ऑफ ए गुड एक्टर आर एम्बॉडीड इन आमिर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हर सक्सेस सरप्राइज्ड मी, उसकी सफलता ने मुझे चौंका दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। सब्जेक्ट है, वर्ब है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में, एंड मी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आप लेकर के आइएगा, मी सब्जेक्ट की केस बनाइए तो आई लिखा जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब से लीजिए, आई वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड, प्रेपोजिशन एट यूज करेंगे, एट हर सक्सेस, एट हर सक्सेस। लगे हाथ, चलिए एक वाक्य और देख लेते हैं। शी annoyed me, she annoyed me, अर्थात उसने मुझे नाराज कर दिया। ओके, she annoyed me सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, me ऑब्जेक्ट है, आसान सा वाक्य है, सब्जेक्ट की केस लिखिए, आई, annoyed वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए बी की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, was वर्ब में से आई के साथ was, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, annoyed, I was annoyed। अब आप ध्यान दीजिए, annoyed शब्द जो उसका अर्थ होता है नाराज होना। क्या अर्थ होता है दोस्तों, नाराज होना। क्या अर्थ होता है, नाराज होना, खफा होना किसी से, ठीक है, गुस्सा होना किसी से। यदि आप किसी व्यक्ति पर गुस्सा हैं, ठीक है, तो यहां पर आप प्रेपोजिशन जो है वो
विद का प्रयोग कीजिए। लेकिन यदि किसी बात पर गुस्सा है, बात पर नाराज है, तो फिर आप वहां पर एट या फिर बाई का प्रयोग कर सकते हैं। सॉरी, एट या अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? एट या अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति से नाराज है तो किसका प्रयोग करेंगे? विद का। तो यहां पर नाराजगी किससे? शी। तो आई वॉज अनॉइड विद हर। ओके, विद हर। लेकिन यही वाक्य है यदि यो लिखा होता हर बिहेवियर अनॉइड मी, अर्थात उसके व्यवहार ने मुझे नाराज कर दिया, यदि ऐसा लिखा होता, ठीक है, उसने नाराज नहीं किया, व्यक्ति ने नाराज नहीं किया, उसके व्यवहार ने नाराज किया, तो अपन क्या लिख रहे होते हैं? आई वॉज अनॉइड एट या अबाउट हर बिहेवियर। हम यहां पर ये लिख रहे होते हैं। समझ गए दोस्तों? आई वॉज अनॉइड एट या अबाउट हर बिहेवियर, ये फिर हमें यहां पर ऐसा कुछ लिखना होता। समझ गए? आगे देखें कुछ और सेंटेंसेस भी। द students have thronged the class, अर्थात स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया? क्लास को अपने संख्या बल से भर दिया, अर्थात कक्षा खचाखच भरी हुई है। सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो क्या लिखेंगे अपन? द क्लास हैव थ्रॉन्ग्ड क्या है? हैव का रूप दे रखा है, साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो बी की थर्ड फॉर्म अर्थात बीन का प्रयोग कीजिए। तो द ग्लास के साथ में आप सिंगुलर यूज करेंगे हैज, और इसके साथ बीन रखी दी है, हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे थ्रॉन्ग्ड। यहां पर अब आप बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करेंगे? विद का प्रयोग करेंगे। विद द स्टूडेंट्स। ठीक है दोस्तों? ठीक है, तो यहां पर थ्रॉन्ग्ड वर्ब आई, इसलिए हमने यहां पर बाई का प्रयोग नहीं किया, बल्कि किसका प्रयोग किया? हमने विद का यहां पर प्रयोग किया है। ओके, देखते हैं आगे कुछ और सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। इसके अलावा मान लीजिए मेड वर्ब आदि हो, तो आप उसके साथ प्रीपोजिशन यूज करेंगे ऑफ। कब? जब मेड का प्रयोग जो है किसी वस्तु के निर्माण के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? किसी वस्तु के निर्माण के अर्थ में होता है, तब मेड के बाद क्या यूज करोगे? ऑफ। लेकिन मेड के बाद में यूज करना तुम क्या? बाई। जब इसका प्रयोग होता है किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाना। फिर से आप गौर कर लीजिए, मेड के साथ में आप क्या यूज करने वाले हैं? मेड के साथ में ऑफ यूज करने वाले हैं। कब? जब मेड का अर्थ होता है किसी चीज का निर्माण किसी वस्तु से होना, ठीक है, तब आप किसका प्रयोग करेंगे? मेड के साथ में ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा मेड का प्रयोग जो है निर्माण किसी व्यक्ति के द्वारा हुआ हो, इस अर्थ में यदि किया जा रहा हो, तो आप मेड के बाद में बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए देखते हैं, अपन थोड़ी सी स्पेस खाली कर लेते हैं यहां पे, ताकि अपने सेंटेंस आ जाए। जैसे 12 months
मेक अ ईयर। दोस्तों सुना होगा, मैंने क्या पढ़ा इसको, 12 मंथ्स मेक, नॉट मेक, मेक नहीं होगा, मेक, मेक अ ईयर। ठीक है, आप इस शब्द को थोड़ा सा एक बार गौर कर लीजिएगा मेरे कहने से। इसका उच्चारण जो है हम अक्सर क्या करते रहते हैं, गलत उच्चारण करते रहते हैं। हम इसका उच्चारण करते हैं इस प्रकार से, ईयर, जो कि गलत है। ठीक है, इसका सही उच्चारण जो होता है, जब आप डिक्शनरी खोल करके देखते हैं तो यूं लिखा आता है, अर्थात रै की ध्वनि को आप साइलेंट कर दीजिए और इस शब्द के प्रारंभ में देखिए क्या आया है, य की ध्वनि है, वाई है। ध्यान देंगे क्या है, वाई दे रखा है। ठीक है, और वाई का साउंड पहले है, तो इसलिए आप इसे य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, य पढ़ेंगे। ओके, इसलिए आप इसे पढ़िए ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नया वर्ष मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। ये मत कहिए, नए कान मुबारक मत कहिए भाई, क्या कहिए, हैप्पी न्यू ईयर। ओके, और वैसे वाई का देखिए अजीब सा किस्सा है। यदि वाई किसी सिलेबल के प्रारंभ में आता हो, ठीक है, सिलेबल की बात अपन बाद में कर लेंगे, फिलहाल आप इतना से समझ लीजिए कि सिलेबल के यदि प्रारंभ में आता हो तो यह कॉन्सोनेंट का साउंड देता है, अर्थात य की ध्वनि देता है। लेकिन यदि किसी सिलेबल के एंड में यदि वाई का प्रयोग हुआ हो तो यह हमेशा ई साउंड देता है। जैसे बहुत एक अच्छा सा उदाहरण दूं आपको, अक्सर हम इस शब्द को क्या पढ़ रहे होते हैं, बॉय, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, बॉय 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 बॉय। गलत है यार, क्या पढ़ो फिर इसको आप। ठीक है, सिलेबल के एंड में आ रहा है, क्या पढ़ोगे, ई का साउंड दोगे आप इसे, तो आप इसे क्या पढ़ोगे, बॉय, बॉय। अरे प्लूरल करके देखो आप, इसका एस जोड़ते हो तो क्या पढ़ते हो, बॉयज। तब आप इसे बॉयज क्यों पढ़ते हो, बॉयज क्यों नहीं पढ़ते, समझ आ रहा है। ठीक है, ये लॉजिकल है। ठीक है, अलग से भी अपन उच्चारण की बात करेंगे, मैं एक अलग से सेशन भी लेकर के आऊंगा जिसमें ऐसे भरपूर बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स होंगे जिनके अक्सर हम गलत उच्चारण कर रहे होते हैं। ठीक है, उन सभी का गलत उच्चारण क्या कर रहे होते हैं ये भी बताऊंगा, और उनका सही उच्चारण क्या होता है। जरूर सुधारेंगे हम अपने इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को, अच्छे से अच्छा करके मानेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, फिलहाल चलिए अपन सेंटेंस पे चलते हैं। आइए, 12 मंथ्स सब्जेक्ट है, मेक वर्ब है, और अ ईयर ये आपका यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, अ ईयर। ठीक, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या करेंगे, बी की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आइए। क्या होती है बी की फर्स्ट फॉर्म, इज, एम, आर। तो अ ईयर सिंगुलर है, क्या लिखोगे, इज, अ ईयर इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड। ठीक है, अब 12 महीनों से मिलकर के किसका निर्माण हुआ, एक वर्ष का। मेक का प्रयोग किसी निर्माण के संदर्भ में हुआ, किसी वस्तु चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट क्यों ना हो उसके संदर्भ में हुआ, तो क्या लगाओ आप, ऑफ लगाओ। अ ईयर इज मेड ऑफ, सही उच्चारण ऑफ होता है, ऑफ 12 months। A year is made of 12 months। बहुत ही आसान सा काम है। ठीक है, एक सेंटेंस और देख लीजिए, जैसे carpenters make furniture। carpenters make furniture। फर्नीचर को आप पहले लिखें क्योंकि ऑब्जेक्ट था पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दीजिए। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम सिंगुलर नाउन के सदृश रखते हैं, और वर्ब हमेशा सिंगुलर लेते हैं। तो वर्ब किसके अनुसार लगाएंगे आप, इसके अनुसार। मेक फर्स्ट फॉर्म है तो बी का फर्स्ट फॉर्म लेकर के आइए, अर्थात इज, आर तथा एम लेकर के आइए। फर्नीचर के साथ आप लिखेंगे इज, फर्नीचर इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड। अब निर्माण कार्य किसी के द्वारा किया जा रहा है तो
तो आप क्या लगाइए, बाई। फर्नीचर इज मेड बाई कारपेंटर्स। ओके दोस्तों, समझ आ रहा है? ठीक है, तो अभी तक आज के सेशन में अपने क्या पढ़ा है, हमने यहां पर वो वर्ब्स ली हैं जिनका पैसिव वॉइस में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में जब आप इस्तेमाल करते हो तो उस पैसिव वॉइस के वाक्य में आप एजेंट से पहले बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। वहां उस वाक्य में आप बाई के बजाय टू, इन, एट, विद या ऑफ या, ठीक है, अबाउट, इस प्रकार की प्रेपोजिशन जो है लेकर के आते हैं। कहां कौन सी वर्ब के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगती है, किस संदर्भ में लगती है, ये सारा मैंने आपको एक एक करके 1 बाय 1 यहां पर बताया। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छा ये लग रहा होगा, काफी आपको अच्छा फील हो रहा होगा। ठीक है चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फिर अपन इसमें आगे। यदि हम इसमें बात करें इस चैप्टर में, तो मैं यहां पर एक शब्द रख रहा हूं, कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस कौन से वाक्य होते हैं? एक्चुअल में कंपाउंड सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जहां पर कम से कम क्लोजेस की संख्या कितनी हो? 2। अभी क्लॉज क्या होता है? ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। क्या कहते हैं दोस्तों? उपवाक्य। ठीक है, अर्थात क्लास, सही उच्चारण होता है क्लास। तो क्लास जो है उसकी परिभाषा क्या होती है? शब्द से आप सुन लीजिएगा, शब्दों का वह समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है? आपने सब्जेक्ट के अनुसार बदलने वाली वर्ब, अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या है? सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली प्लूरल हो जाएगी। अर्थात एक ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, क्या कहलाएगी? फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। तो मैं बात कर रहा हूं किसकी? क्लास की। एक ऐसा वाक्य है जिसमें कम से कम कितने क्लॉजेस हो? 2 क्लासेस हो और दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हो, तो हम उनको क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। इस प्रकार की क्लॉजेस जो है किस प्रकार के वाक्य का निर्माण करते हैं? कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। लेकिन आपको इसमें इस तरह से उलझना नहीं है। ठीक है, मैं एक सेंटेंस के माध्यम से बताता हूं, बहुत ही आसान सा लगेगा आपको, पहले थोड़ा सा सुन लीजिएगा। यहां पर ऐसे वाक्य आएंगे जिसमें सब्जेक्ट एक होगा, ऑब्जेक्ट भी एक होगा, लेकिन वर्ब क्या होंगी? अलग अलग होंगी। अर्थात किसी सब्जेक्ट की वर्ब्स जो है वो कम से कम कितनी होगी? 2 या अधिकतम कितनी भी हो सकती है। कम से कम कितनी होगी? 2 और अधिकतम कितनी हो सकती? कितनी भी हो सकती है। उन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट्स जो है वो भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। जैसे वाक्य देखिएगा, या पहले यूं लिख देते हैं, चले पैटर्न में आपके लिए लिख देता हूं। पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगी? वर्ब होगी। ठीक है, उसके बाद में भी क्या आ सकती है? वर्ब आ सकती है, या फिर क्या हो सकता है? उस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, फिर कोई वर्ब हो सकती है, फिर उस वर्ब का क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट हो सकता है। वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से ये क्रम कितना भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको करना क्या है? जो पहली वर्ब दे रखी है, फर्स्ट वर्ब दे रखी है, उसका जो ऑब्जेक्ट दे रखा है, आप पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले उसको रखिए। उसको रखने के बाद में आप वर्ब बी का उचित चयन कीजिए, उसको रखेंगे। फिर जो वर्ब दे रखी है, फर्स्ट वर्ब दे रखी है, उसकी कौन सी फॉर्म रखेंगे? थर्ड फॉर्म रखेंगे। फिर जो अगली वर्ब दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म रखेंगे। फिर जो आगे यदि कोई और वर्ब दे रखी है उसका भी क्या रखेंगे? थर्ड फॉर्म रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से रखते जाएंगे। फिर बाई लगा करके आप अपने सब्जेक्ट को एज यूजुअल जिस प्रकार से आप क्या करते हैं, बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले सेंटेंस देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। जैसे दे राइट बुक्स कोमा प्रिंट देम
एंड सेल देम। अब इस वाक्य पे थोड़ा गौर फरमाइए। इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? दे। ठीक है, इस वाक्य में वर्ब क्या प्रयुक्त हुई है? राइट। राइट यानी लिखना। क्या लिखना? बुक्स। बुक्स क्या है? ऑब्जेक्ट। किसका? राइट वर्ब का। आगे बढ़िए। फिर क्या दे रखा है? प्रिंट। प्रिंट यानी छापना। क्या छापना? देम। अब आप मुझे यह बताइए कि यहां पर ये जो देम शब्द आया है, इस देम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो आपका जवाब बिल्कुल निश्चिंत होगा ये कि देम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? बुक्स के लिए। अर्थात ऑब्जेक्ट को रिपीट किया गया, पहली बार नाउन के रूप में, दूसरी बार उसके लिए कोई उचित प्रोनाउन ले लिया। फिर एंड सेल। सेल क्या है? वर्ब। उसके बाद आगे बढ़े, देम। देम शब्द जो है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रोनाउन है। तो आपका जवाब होगा इस बुक्स शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है। अर्थात इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? दे। वर्ब क्या? राइट, प्रिंट तथा सेल। और इनका ऑब्जेक्ट क्या है? एक ही है। कौन सा? बुक्स। देम शब्द का 2 बार रिपीटेशन हुआ, लेकिन किसके लिए हुआ है? बुक्स के लिए। अर्थात ऑब्जेक्ट कितना है? एक। सब्जेक्ट एक, ऑब्जेक्ट एक, वर्ब क्या है? अलग अलग है। अर्थात सब्जेक्ट क्या रहेगा? एक, वर्ब उसका ऑब्जेक्ट, वर्ब उसका ऑब्जेक्ट, वर्ब उसका ऑब्जेक्ट। ऐसे कितने बार भी हो सकते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो पहला ऑब्जेक्ट नाउन के रूप में दे रखा है आप उसको ले आइए। ठीक है, अर्थात हम क्या लिख देंगे यहां पे? सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? पहला ऑब्जेक्ट क्या है? बुक्स। तो आप लिख दीजिए बुक्स। पहली वर्ब क्या है? राइट। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म का मतलब पैसिव वॉइस में क्या करोगे आप? बी की भी फर्स्ट फॉर्म लेकर के आओगे। बी की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया? बोलिए। इज, आर तथा एम। तो बुक्स के साथ क्या लिखोगे? आर। बुक्स आर रिटन। ठीक है, कॉमा लगाइए, अगली वर्ब लिखिए। प्रिंट की थर्ड फॉर्म बनाइए, प्रिंटेड। एंड लगाइए, क्योंकि अंतिम वर्ब से पहले एंड दे रखा, तो यहां पर भी रखिए एंड। सेल की थर्ड फॉर्म बोलिए, तो हो गया सोल्ड। ठीक है, बाई देम लगाने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। दे को अक्सर अपन बाई देम करके नहीं लिखते हैं, तो अपन इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, दे राइट बुक्स, वो लोग क्या करते हैं? किताबें लिखते हैं। प्रिंट देम, उन्हें छापते हैं। एंड सेल देम, और उन्हें बेचते हैं। तो मैंने क्या लिखा? बुक्स आर रिटन, प्रिंटेड एंड सोल्ड। किताबें लिखी, छापी और बेची जाती हैं। ठीक है दोस्तों, हो गया। एक सेंटेंस और देखेंगे अपन इसी पैटर्न पे। ठीक, police arrested the thieves and sent them to jail। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेज दिया है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। एंड लगा करके नेक्स्ट वर्ब आ गई है। देम शब्द जो है ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये देम शब्द का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? द थीव्स के लिए हो रहा है। समझ रहे होंगे आप? इसलिए अर्थात मतलब क्या हुआ कि यहां पर देम शब्द थीव्स के लिए हुआ है, अर्थात ऑब्जेक्ट एक ही है। क्या करेंगे? फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लिखिए, अर्थात क्या लिखोगे आप? बोलते जाइए, द थीव्स। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बी का सेकंड फॉर्म वॉज पर ले आइए। द थीव्स वर अरेस्टेड, एंड लगाइए। उसके बाद अगली जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लिखिए, अर्थात सेंट। अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एंड सेंट टू जेल। ठीक है, बाई पुलिस शब्द जो है हम इसका इस्तेमाल यहां पर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसके लिए बने रहिए अपने साथ। अगले सेशन में अर्थात पार्ट 6 में हम इसी विषय पर सबसे पहले चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स एक्टिव के होते हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में बाई प्लस एजेंट के रूप में नहीं लिखते हैं, और क्यों नहीं लिखते हैं,
और कभी लिखते भी हैं तो किस वजह से लिखते हैं, ये सारी बातें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।